Okay. Today we have took up the topic that is dissolution. So basically dissolution में क्या होता है, या तो dissolution of partnership होगा या तो dissolution of the firm होगा, दो तरह का होगा. ठीक है, तो या तो पार्टनरशिप या तो पूरा फर्म. ओके, तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? ब्रिंगिंग टू एन एंड. डिसॉल्व करने का मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग टू एन एंड. तो दो तरह का एंड होता है. अब आप बोलोगे सर एंड तो एंड ही होता है, दो तरह का कैसे एंड हो गया? ओके, तो एक में क्या होगा कि आप पार्टनरशिप को बोल रहे हो कि पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है या पार्टनरशिप जो डीड है वो खत्म हो जाएगा या उसकी एक्सपायरी हो जाएगी. मान लो हमने एक बिजनेस शुरू किया और उसका जो टेन्योर रखा था वो था 3 साल. तो आफ्टर 3 years ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डीड तो खत्म हो जाएगा. तो ये ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाएगा. मतलब आपको ये अग्रीमेंट को फिर से रिन्यू करना पड़ेगा टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज. ये समझ आया? कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, बोलता है मेरा मन नहीं लग रहा है, आई एम नॉट लाइकिंग इट. ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? फिर से हम लोग डिसोल्यूशन करेंगे, मगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा. तो पार्टनर्स बैठेंगे, बोले भाई आपको जाना है, ठीक है, ये रहा इतनी वैल्यू एसेट्स की, इतनी लायबिलिटीज थी, टोटल पेमेंट वगैरह करने के बाद में आपके इतने पैसे बन रहे हैं, ये लो आपके पैसे, नाउ यू कैन लीव. इट इज जस्ट लाइक रिटायरमेंट. समझा? रिटायरमेंट में वो रिटायर हो रहा है. यहाँ पे क्या है कि हम सब मिलके बोल रहे हैं कि बिजनेस को पहले क्लोज करें, उसके जो जो भी मिल रहा है, जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उसको फिर से कैलकुलेट करें. आफ्टर द कैलकुलेशन जो भी अमाउंट है तीनों पार्टनर्स को, उसमें से एक पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है उसको जाने दो. बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स क्या है, वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे. बिजनेस क्या होगा? कंटिन्यू होगा. मगर अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ तो फिर क्या हुआ? दिस इज कंप्लीट वाइंडिंग ऑफ द बिजनेस. बिजनेस कंप्लीटली शट ऑफ होगा, सारे एसेट्स को बिक्री कर दिया जाएगा. दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. आप एसेट्स को लोगे, ठीक है, उसको बिक्री करोगे, बिक्री करके कन्वर्ट करोगे कैश में. वो कैश जो है वो आप पार्टनर्स को पे करोगे. समझा? बिफोर पेइंग द पार्टनर्स, रिमेंबर, आपको पहले लायबिलिटीज पे करना होता है. क्या करना होता है? लायबिलिटीज. तो इसमें क्या होगा? आप सारे एसेट्स लोगे, उसको कन्वर्ट करोगे कैश में, उस कैश को यूज करोगे पहले लायबिलिटीज के लिए, जो रिमेनिंग कुछ बचा तो यू विल गिव टू पार्टनर्स. वैसे बचता ही है. इसे रोके तो आपके एसेट्स भी खत्म हो गए, आपकी लायबिलिटीज भी खत्म हो गई, और जो पैसे बचे थे वो पार्टनर्स को दे दिए. सो दैट इज कंप्लीट एंड ऑफ द बिजनेस फर्म. ये समझ आ गया? सो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या था? मैंने पहले बताया कि पार्टनर्स डिस्कस करेंगे कि हमें कंटिन्यू नहीं करना है. तो उसमें क्या होगा? बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, जस्ट ऑन द पीस ऑफ पेपर हम पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे किसको कितना देना है. ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, हमें यहाँ पे एसेट्स को रीवैल्यू करना होता है, या तो वो घटेगा या तो बढ़ेगा, क्योंकि विद टाइम चीजों की प्राइसेस या वैल्यूज कम या ज्यादा हो चुकी होती है. ओके, सो इन दैट केस you have to revalue your assets at the same time revalue your liabilities also. समझा? और इसमें जो डिफरेंस होगा, उसका जो प्रॉफिट और लॉस होगा, वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, तो इस हिसाब से नया जो बैलेंस आएगा पार्टनर्स का, मान लो ए बी सी ये 3 पार्टनर्स हैं, उनका नया बैलेंस आया 10,000, ओके, 20,000, 5,000, तो ये उनको मिलना है. ये समझ आ गया? ओके, ये उनको मिलना है. या तो वो लोग कंटिन्यू करेंगे तो किसी को देंगे नहीं है, बस उसका कैपिटल बैलेंस रहेगा. ये समझा? अगर सी को छोड़ के जाना है तो जा सकता है वो. ही विल टेक हिज 5,000 एंड ही विल लीव. ये समझ आ गया? तो यूजुअली क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक जैसे कि हम लोग रिटायरमेंट में कर रहे थे, वैसे ही सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहती है. ये समझ? सिमिलर, नॉट सेम. फिर से बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट की तरह रहेगा, डेथ की तरह रहेगा, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज आपका जो रिटायरमेंट हो गया या फिर डेथ हो गया. इट इज सिमिलर, नॉट सेम. समझ आ गया? तो इसीलिए इसकी अकाउंटिंग जो है अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप डीड पूरी चेंज हो रही है. ठीक है, रिटायरमेंट में क्या होता है कि उसमें एक क्लॉज दिया होता है कि रिटायरमेंट में क्या करना है, उसमें क्लॉज दिया होता है कि डेथ में क्या करना है. डिसोल्यूशन में क्या होता है कि आप पूरी नई की नई पार्टनरशिप डीड फिर से बना रहे हो. ये समझ आया? फिर से उसको रिन्यू किया जाएगा या देखा जाएगा या फिर नया बनाया जाएगा शायद,
क्योंकि पहले 3 जन का था, अब फिर से हम 2 जन का बनाएंगे तो पूरा ऑल टुगेदर फिर से नया सारा चीज बनेगा. सो इफ एवरीथिंग इज हैपनिंग अगेन, सो दैट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन. रिटायरमेंट में क्या था, ओके ऑलरेडी सेट था कि रिटायरमेंट में ये होना है, ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी ये क्लॉज था. समझ आ गया ये. ओके, सो दैट इज डिसोल्यूशन. नाउ अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन. तो इसमें अकाउंटिंग पार्ट क्या है, तो आपको क्या करना होता है इसमें, फर्स्ट जो आपको प्रिपेयर करना है वो है रियलाइजेशन अकाउंट. क्या प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट. सेकंड आपको क्या प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एक में भी कर सकते हो और यू कैन मेक द मल्टीपल पार्टनर्स अकाउंट्स. ठीक है, एबीसी का सबका सेपरेटली. एंड थर्ड थिंग यू हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट. तो आप डिसोल्यूशन इसलिए नहीं करते कि आपको एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यू या बिजनेस का पोजीशन जानना है, नहीं, आपको पार्टनर्स का जो अल्टरेशन है, पार्टनरशिप जो डीड है उसकी अल्टरेशन है, तो वही करनी है. तो इसमें आप एसेट्स और लायबिलिटीज का चेक कर लोगे, वैल्यू बढ़ा या घटा, उसमें जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, ये बन गया. तो नाउ यू नो ऑल द पार्टनर्स, उसको किसकी किसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है, किसका कैपिटल कितना है. एंड एट द सेम टाइम आपको कैश अकाउंट देखना है. ऑल टुगेदर कैश अकाउंट आपका टैली फिगर देना चाहिए. अगर ये टैली नहीं है तो आपके सब में कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हो गई. जैसे बैलेंस शीट में टैली होना चाहिए, यहाँ पे कैश अकाउंट आपका टैली होगा. तो एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि कैश अकाउंट हो या बैंक अकाउंट, सो बोथ चेक करो क्वेश्चन में क्या है. अगर क्वेश्चन में कैश एट बैंक बोला तो बैंक अकाउंट बनाओ, अगर कैश इन हैंड दिया या सिर्फ कैश दिया तो कैश अकाउंट बनाना. ओके, सो बेसिकली ये 3 अकाउंट बनाना है एंड वी विल बी डन. उसके बाद क्या होगा कि आपका इंसॉल्वेंसी हो सकता है. ठीक है, तो एक और रीजन है जिसमें हम लोग पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं, वो है इंसॉल्वेंसी. कि एक पार्टनर इज इनकेपेबल टू पे हिज लायबिलिटीज. अगर वो अपनी पर्सनल लायबिलिटीज नहीं पे कर सकता तो ही डजंट हैव द पावर टू बी अ पार्टनर ऑफ द बिजनेस. रीजन क्या है कि अगर उसे हमें पार्टनर बना के रखना भी है, मान लो बना लिया, तो क्या वो कल को चल के इन फ्यूचर कोई लायबिलिटी पे करना होगा बिजनेस को तो वो पे कर पाएगा? नहीं. बाकी तो कर रहे हैं. और वो क्या आके बोलेगा, सर्टिफिकेट दिखाया, देखो मैं तो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हूँ, मैं तो ऑलरेडी बैंकरप्टेड हूँ, मेरे से कैसे आप पैसे मांग रहे हैं. सो ही इज नॉट फिट टू बी अ पार्टनर इनटू द बिजनेस. तो एक और रीजन है. ठीक है, तो वॉलंटरी रीजंस हो सकते हैं कि वॉलंटरी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे हैं, वो भी होगा ये. ठीक है, फर्म के लिए भी हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सभी ने डिसाइड किया चलो खत्म करें. डेथ हो सकता है, कोई एक इंपॉर्टेंट पार्टनर था उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद सारे बोल सकते हैं चलो बिजनेस को शट डाउन कर दें या फिर पार्टनरशिप को अल्टरेशन कर ले. ठीक है, इंसॉल्वेंसी हो सकता है. इंसॉल्वेंसी मैंने अभी भी बताया कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मीनिंग ही इज अनकेपेबल टू पे हिज लायबिलिटी, ही बिकम्स बैंकरप्टेड, ही बिकम्स बैंकरप्टेड. ओके, समझ आ गया. और एक रीजन है कि वो है इंसैनिटी. कोई मेंटली इंसेन हो गया या मेंटली अनसाउंड है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इन दिस केस क्योंकि उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, यू कैन नॉट हैव हिम एज अ पार्टनर. सो ही मस्ट लीव एंड एज ही इज लीविंग तो आपको बिजनेस में भी चेंजेस करना है. या तो आप कंप्लीटली शट डाउन करोगे या तो ऑल्टरेशंस करोगे. इज इट ओके? अब अगर ऑल्टरेशन किया तो अगेन बेसिक सेम थिंग यही रहेगा, यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा. मगर इसमें एक चीज याद रखना, क्या होगा, ये सिर्फ ऑल्टर नहीं होगा, ये होगा आप एसेट्स लोगे, सेल ऑफ करोगे. समझा? सेल ऑफ करोगे, आप जितनी लायबिलिटी से पहले उसको पे करोगे, अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैलेंस आप पार्टनर्स को दे दोगे. यहां पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि कुछ एसेट्स सेल ऑफ होंगे, कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, लायबिलिटीज का भी कुछ होगा. समझ आए? तो यहाँ पे पे ऑफ भी करना होगा आपको कुछ. समझ आए? तो पे ऑफ करके लायबिलिटीज को और एसेट्स को ऑल्टरेशन देख के चेक करके आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ऑल्टरेशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट या लॉस. हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये समझ आए? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा. उसके साथ आपके नए बैलेंसेस मिल जाएंगे. ओके, इसी बैलेंसेस को लेके आपको कैश अकाउंट बनाना है और टैली. ये समझ आ गया? ये दोनों में ही रहेगा, ये दोनों में ही रहेगा. बट याद रखना, जब हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, बिजनेस को कंप्लीटली वाइंड अप कर रहे हैं, तो भी ये चीज रहेगा. मगर यहाँ पे क्या होगा कि टोटल कैश जो है वो पेमेंट हो जाएगा. आप एसेट्स लोगे, बिक्री करोगे, लायबिलिटीज पे ऑफ करोगे
और बाकी जो बचेगा पार्टनर्स को दे दोगे। यानी ठीक है, समझ आ गया? पक्का? ओके। बाकी का डिफरेंस जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल गिव द नोट्स ऑल्सो यहाँ पे, ठीक है? या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स आर। बेसिकली आपको ये समझना है कि जब भी डिसोल्यूशन होगा व्हाट वी हैव टू डू। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग वन सम वेयर वी आर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे एंड आई विल टेक टॉपिक्स वन बाय वन। अगर आप चेक करो थंबनेल में मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, आप क्वेश्चन पहले लिख लो कॉपी में एंड देन try to solve it. Now first point is debtors realized at a discount. शिविन pause करना। Okay, when we are preparing realization account, basic चीज याद रखो कि जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है बैलेंस शीट में, थंबनेल में भी था क्वेश्चन, चेक कर लेना। जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है? हमें बस यहाँ पे देखना है लायबिलिटीज एंड एसेट्स। जो भी लायबिलिटीज है एसेट्स है वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहां मैं लायबिलिटी साइड के अंदर इफ यू चेक सन्ड्री क्रेडिटर्स आर गिवन, सन्ड्री क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी, ऑल द लायबिलिटीज विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज दिस क्लियर? एनीथिंग बिलोंग्स टू पार्टनर्स विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडर एसेट साइड वट एवर एसेट्स आर देयर एक्सेप्ट फॉर कैश, क्योंकि कैश जाना है कैश अकाउंट में, ठीक है? एक्सेप्ट फॉर कैश। तो जितने भी आइटम्स है अगेन इफ इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है? तो यहां पे क्या जाना है, यहां पे सिर्फ एसेट्स जाने हैं एंड लायबिलिटीज। ये क्लियर है? नाउ एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, सो विल राइट ऑल द एसेट्स यहां पे, ठीक है? सो फ्रॉम द क्वेश्चन आई एम राइटिंग एक्सेप्ट फॉर कैश, फर्स्ट आइटम इज स्टॉक, सो आई राइट टू स्टॉक। जो वैल्यू है एग्जैक्टली वही लिखो, 7,500. Is it okay? Next is two. You can check sundry debtors, two debtors. Now usually what do they do? Question में जो sundry debtors लिखा है अंदर 21,500 and then provision is given, वो लोग दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है? What I will do, I'll take the net value which is the under amount column जो दिया है, समझा? ये 21,500 वाला नहीं ले रहा मैं, ठीक है? माइनस प्रोविजन, आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस, आई एम टेकिंग द नेट अमाउंट डायरेक्टली 21,000। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अमाउंट गिवन टू अस इज फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स। ओके, अमाउंट इज 36,500। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ये सारा आइटम्स कहां से आएगा? आपके एसेट साइड से, एक्सेप्ट फॉर कैश, कैश जाएगा कैश अकाउंट में। ये क्लियर है? ओके, लायबिलिटी साइड से जितने भी आइटम्स है यू कैन चेक, वो सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है? एक्सेप्ट फॉर सन्ड्री क्रेडिटर्स, सो आई राइट हियर sundry creditors. Now why credit side? Because liabilities have credit balance, assets have debit balance, they have debit balance, ठीक है? Two creditors. So you will start your sum by transferring, ठीक है, और writing down the values from balance sheet. याद है? ठीक है? Okay. After that you just need to check the additional informations. Check below the balance sheet, the additional informations are given. The following was the firm was dissolved on March 31st 2017. Okay, close the books of the firm with the following information. Okay, तो हमें क्या बोला है यहाँ पे? ये firm dissolve हो रहा है, ठीक है? firm dissolve हो रहा है and then the books of the accounts have been closed and the following information is given to us. So as an accountant we have to do all these things. हमें सोचना है कि हम लोग ये बिजनेस के अकाउंटेंट है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज डेटर रियलाइज एट अ डिस्काउंट, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है? नाउ फर्स्ट आइटम इज डेटर्स, दिस वन। ओके, दे हैव बीन realized at a discount of 5%. So I'll write here by I'm generating cash because I'm realizing. Realizing means converted to cash. Converted to cash. Debtors realize मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे जो डेटर्स थे, हमने या तो उनको फोन किया कि आप अपने पैसे दे दो, हम बिजनेस शट ऑफ कर रहे हैं, या तो वो किसी और को हैंड ओवर कर देंगे कि आप उनसे पैसे ले लेना, आप हमें पैसे दे दो। सो यूजुअली व्हाट डू? वी डू फैक्टरिंग। यहाँ पे फैक्टर्स को यूज किया जाता है। नाउ फैक्टर कौन है? फैक्टर कोई एक बैंक हो सकता है या एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है।
अब ये लोग क्या करते हैं, आपके पास कुछ राइटिंग में है कि मुझे इससे पैसे मिलने हैं, सो दैट पर्सन इज योर डेटर। मान लो अगर मैंने किसी से एक प्रॉमिसरी नोट ले लिया, उसमें उसने खुद से लिख के दिया कि वो मेरे को 3 महीने के बाद में 10,000 देने वाला, सो ही बिकेम अ डेटर टू मी। और मेरे पास क्या है, एक प्रॉमिसरी नोट। आई डोंट हैव टू वेट फॉर 3 months, आई गो टू अ फैक्टर, मैं उस फैक्टर को दे दूंगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज कि आप ये ले लो, आप इससे पैसे ले लेना 3 महीने बाद, अब मेरे को पहले दे दो, तो वो दे देगा। अब वो लॉस तो नहीं खाएगा। फर्स्ट यू विल चेक कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ओके, सो वो जो प्रॉमिसरी नोट है उसकी वैल्यू चेक करते हैं लोग, क्योंकि वो किसने इशू किया है। अगर मार्केट में उसकी अच्छी वैल्यू है तो आई विल गेट 100% सर्टेन टाइम्स। कभी कभी देखो 100% मिलना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एक मार्जिन रखेंगे। सो बेसिकली इट कुड बी 1% to 2% सर्टेन टाइम्स, मोर देन दैट। या फिर वो मेरे से एक फीस चार्ज करेंगे, फिर वो मेरे को उस अमाउंट का पूरा 100% देंगे। ये समझ आ गया? बट आई डोंट हैव टू वेट फॉर दैट पर्सन टू पे मी, क्योंकि उसने मेरे को ऑलरेडी वो पेपर दे दिया, वो मैं किसी और को दूंगा, उससे पैसे ले लूंगा। दैट्स कॉल्ड फैक्टरिंग। ये समझ आ गया? ओके, तो डेटर्स रियलाइज किया हमने कैश में, या तो हमने डेटर से ले लिया या तो हमने फैक्टरिंग यूज की। ये समझ आया? ओके, तो हमारे डेटर्स की वैल्यू थी यहाँ पे 21,000। ठीक है, इसमें हमें डिस्काउंट मिलेगा 5%, मतलब हमें डिस्काउंट का लॉस होगा। ये समझ आया? अब कैलकुलेटर लो, 21,000 इंटू 5% करो, 21,000 इंटू 5% कितना हो गया? 1,000। हाँ, इसमें से माइनस कर दो, -1,050। कितना है अमाउंट? 19,000 19,900। ओके ओके ओके, यहाँ पे एक चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा आपको, ये जो डेटर्स हमने रियलाइज किए ना, इसकी कैलकुलेशन हमें मिसमैच हो जाएगी, तो टोटल वैल्यू लेना पड़ेगा जो सन्ड्री डेटर्स जो पहले थे। ठीक है, यहाँ पे हमने मिस आउट कर दिया क्योंकि डिस्काउंट भी होगा ये। ओके, तो वी हैव टू टेक 21,500। चेक करो, मैं फिर से बता रहा हूं, इफ यू सी बैलेंस शीट इट वाज रिटन लाइक दिस। ठीक है, माइनस प्रोविजन, ये से दिया, तो आप क्या करोगे, इसका प्रोविजन जो है वो यहां पर लिख दो, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इफ यू चेक बैलेंस शीट में वो दिया है 500 रुपीज। सो राइट 500 रुपीज। ये क्लियर है? ओके, नाउ इट विल बी इजियर फॉर अस टू कैलकुलेट ऑन डेटर्स। सो डेटर्स का वैल्यू था 21,500। ओके, लेस 5% डिस्काउंट, तो 5% डिस्काउंट, लेट मी शो द वर्किंग नोट। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। Debtors value is 21,500 less 5% discount. अब करो डिस्काउंट, 5% कैलकुलेट, 5% ऑफ 21,500, 1,050। ओके, माइनस इसको पॉज करना। So basically the amount for debtors was 21,500, और when we are generating they said कैश में जब कन्वर्ट हो रहा है तो डिस्काउंट होगा 5%। आई हैव कैलकुलेटेड हियर डेटर्स का वैल्यू माइनस 5% डिस्काउंट ऑन दिस। ओके, 21,500 पे दैट विल बी 1,075। सो दिस इज द अमाउंट रियलाइज्ड। इज इट ओके? दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड या फिर रियलाइज्ड। ओके, so this is your discount amount and we got 20,425 rupees. Okay, next point now,
नेक्स्ट पॉइंट. ऑलराइट, नाउ वी आर डन विद डेटर्स. डेटर्स का रियलाइजेशन हो गया. ठीक है, इसमें से हमें मिल रहा है 20,425. एंड नाउ स्टॉक. स्टॉक रियलाइज एट ₹7,000. तो स्टॉक को कन्वर्ट करके कैश में वी आर गेटिंग ₹7,000. ये क्लियर है? समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट. ऑलराइट, नाउ द third point is for fixed assets. So fixed assets, we are generating 42,000. So I'll write again here, by cash account, this is for fixed assets, this was for stock. Okay, and we are getting 42,000 rupees. Okay, next. Now realization expenses are given ₹1,500. So we have to bear these expenses. Okay, so when we are bearing these expenses, we have to make payment. समझ आ गया? तो क्वेश्चन में दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹1,500. तो यहाँ पे जब जनरेट कर रहे थे कैश, तो वी वर राइटिंग अगेंस्ट द एसेट्स. ठीक है, नाउ जब रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहा है, इट विल ऑलवेज कम ऑन द डेबिट साइड. ऑल द एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी ऑन द डेबिट साइड. ये क्लियर है? सो वी विल राइट टू कैश अकाउंट. ये हमें पे करना होगा और वी हैव ऑलरेडी बीन पेड, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है. ओके, सो विल राइट विद इन ब्रैकेट, दिस इज फॉर रियलाइजेशन expenses 1,500. This is the treatment. I hope this is clear. Next point. So now it is about creditors. So check creditors. ये रहा creditors, उसका अमाउंट है 48,000. ठीक है, इसको टोटल पे करने के लिए बोल रहे हो लोग. It is paid in full. तो जब assets were realizing, we were writing here. Now liabilities have been paid off. We will write here. So we'll write here to cash account within bracket creditors paid off. यहां तक ठीक है? समझ आ गया? तो कितना उन्होंने बोला फुल. अगर डिस्काउंट देंगे तो यू हैव टू पे डिस्काउंटेड अमाउंट. ठीक है, यहाँ पे फुल बोला है तो वॉट एवर द अमाउंट इज बीन गिवन यू हैव टू राइट 48,000. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. नाउ देयर आर नो मोर पॉइंट्स गिवन. ओके, वी आर डन विद द सम. अब क्या करना है कि वी हैव टू चेक कौन सा साइड बड़ा है या छोटा है. ठीक है, अगर इस साइड बड़ा हुआ तो विल फाइंड आउट द टोटल, विल राइट हियर, विल ब्रिंग इट हियर, माइनस दिस एंड विल गेट प्रॉफिट. ठीक है, ये समझ आया? एंड प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेम थिंग, अगर ये बड़ा होगा तो दिस अमाउंट इज, दिस साइड इज बिगर, वी विल राइट दिस साइड, विल टेक इट टू दिस साइड. ओके, माइनस ऑल दीज एंड विल राइट हियर. सो इट विल बी अ लॉस टू बी ट्रांसफर टू partners capital account. Yeah, tak theek hai? Okay, pause. So now we have found out this side is bigger. I have written this side first. I have brought the amount here, minus all these values. I got this as balancing figure. This is the balancing figure. ठीक है, इसको ट्रांसफर करना है as profit. Remember, whenever we get this side profit, इस साइड मिलता तो loss. Okay, now these are the partners S and M, and this is their ratio 3:2. Now give 3/5 out of this amount to S. कितना होगा चेक करो शिवे. 1,755. This one 1,170. So we are done with realization account. Okay, next we have to prepare what? क्योंकि उन्होंने बोला है prepare necessary ledgers. जब भी नेसेसरी लेजर्स बोलेंगे क्या क्या होगा? फर्स्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, सेकेंड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड क्या होगा? कैश अकाउंट. सो वी आर डन विद रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, पॉज. नाउ द नेक्स्ट लेजर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो आपको बैलेंस शीट से देख लेना. ठीक है, चेक करो बैलेंस शीट में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है. ठीक है, सुप्रिया और मनिका. ओके, आई एम राइटिंग SNM. आपको पूरा नाम लिखना है. ठीक है, सुप्रिया एंड मोनिका. मैं लिख रहा हूँ SNM. सो सुप्रिया का अमाउंट है 32,500. याद रखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, गॉट क्रेडिट बैलेंस.
तो शुरू करेंगे क्रेडिट साइड से. सो विल राइट बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD. और सुप्रिया का अमाउंट था 32,500. चेक कर लो मनिका का कितना है. मनिका का है 11,500. थंबनेल में भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, यू कैन राइट फ्रॉम देयर, और डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, उसमें भी क्वेश्चन है. ठीक है. नाउ व्हाट एल्स इज गिवन, रिजर्व. ओके, चेक करो रिजर्व भी दिया हुआ है पार्ट. तो ये जो रिजर्व होता है ये हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है. ठीक है, जैसे कि एज वी डिड अंडर रिटायरमेंट, एज वी डिड अंडर एडमिशन. ठीक है, तो जो भी रिजर्व होगा ऑलवेज ट्रांसफर कर दो जो हमारे पार्टनर्स है. ठीक है, अगर एडमिशन है तो ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, रिटायरमेंट है तो सभी पार्टनर्स. और डिसोल्यूशन में भी सेम होगा, बाय रिजर्व फंड. ठीक है, अब रिजर्व फंड कितना था, बैलेंस शीट चेक करो, ये था 13,500. इसको डिवाइड करना है 3:2 के रेशियो में. ठीक है, डिवाइड करो फटाफट. सो 13,500 हैज टू बी ट्रांसफर टू S&M. ठीक है, in the ratio of 3:2. First हो गया 8,100. Second one is 5,400. याद है, क्लियर है ना. ओके, 81005400. याद है, ठीक है. सो वी आर डन फ्रॉम द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में और कुछ दिया नहीं है. ठीक है, और मैक्सिमम अगर आपको कुछ चेक करना होगा तो यू कैन लुक फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिया है कि नहीं दिया. अगर नहीं दिया तो लीव इट, नॉट एन इशू. जैसे ठीक है. ओके, उसके बाद चेक करो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या पार्टनर्स का कुछ नाम था, क्या किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर किया या कोई लायबिलिटी टेक ओवर किया. तो इफ इट इज बीन डन देन यू हैव टू राइट डाउन. फॉर एग्जांपल आपको रियलाइजेशन अकाउंट में चेक करना है, डेबिट साइड में अगर कुछ है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, अगर क्रेडिट साइड में पार्टनर का नाम है तो यू हैव टू राइट ऑन दी डेबिट साइड. ये क्लियर है. ओके, वैसा कुछ है नहीं. ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे एसेट्स बिक्री कर दिए उन्होंने, उसी पैसे को यूज करके एक लायबिलिटी जो था उसको भी पे ऑफ कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट जो था वो था प्रॉफिट. ठीक है, दैट इज व्हाट बीन ट्रांसफर्ड. ओके, तो वी विल ट्रांसफर द प्रॉफिट. सो विल राइट बाय रिवैल्यूएशन, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ पे क्या हुआ था, प्रॉफिट. क्लियर है. ओके, टेल मी द प्रॉफिट वैल्यूज. तो कितना प्रॉफिट आया था हमें, 1755 and 1170. ठीक है, दीज आर द प्रॉफिट्स. तो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में भी एक ही आइटम था जिसमें S&M का नाम था, वो था प्रॉफिट. ओके, नाउ वी आर डन. अब आपको ढूंढना है कितना है, एंड दैट इज द अमाउंट. ओके, और ये जो अमाउंट है ये पार्टनर्स को पे ऑफ किया जाएगा क्योंकि वी आर क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस. आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो दिख जाएगा द फर्म वाज डिसॉल्व. फर्म वाज डिसॉल्व, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म जो है वो पूरा ही डिसॉल्व हो रहा है, मतलब एंड टू द बिजनेस, खत्म पूरा. ठीक है, तो जो भी पैसे थे वो सारे लेके चले जाएंगे, अपना कैपिटल भी ले लेंगे, रिजर्व फंड भी ले लेंगे, और जो प्रॉफिट हुआ था वो भी ले लेंगे. ओके, फाइंड आउट द टोटल नाउ. सो व्हाट इज द टोटल, कैलकुलेटर कैलकुलेट करना है. ये टोटल वैल्यू कितना है, 42,355. सो एस का टोटल इतना है, ब्रिंग इट हियर, 32,355, एंड दिस द अमाउंट जो एस लेके जाएगा, एंड वी विल राइट हियर टू कैश अकाउंट. हाउ डिड वी गेट दिस, थ्रू बैलेंसिंग फिगर. BF क्या है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, क्या है, बैलेंसिंग फिगर. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं BF है क्या, बॉयफ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, क्या है. ओके, नाउ फाइंड आउट द टोटल ऑफ दीज वैल्यूज. 18,070. Bring this amount here, 18,070. ठीक है, ये कैश अकाउंट में चल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर खत्म. ओके, नाउ लेट्स डू कैश अकाउंट. दैट्स द लास्ट लेजर. ओके, लेट्स डू कैश अकाउंट. नाउ द लास्ट वन इज द कैश अकाउंट. अब कैश अकाउंट में क्या करना है, वी नीड टू चेक के बैलेंस क्या है. बैलेंस शीट में चेक करो सबसे पहले कैश अकाउंट का क्या बैलेंस दिया है.
Okay, and remember it is an asset. Assets always have debit balance. So we'll start with the debit side. To write to balance brought down. ये समझ आया? अब चेक करो एसेट साइड में कितना अमाउंट दिया था टोटल. इट वाज गिवन टू अस 40,500. चेक कर लो. ठीक है, दिया ना. सो विल स्टार्ट विद दैट वन. उसके बाद आपको क्या करना है, चेक रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में कितनी बार कैश अकाउंट मेंशन हुआ है. लुक फॉर कैश अकाउंट. अगर मेंशन हुआ है, अगर वो डेबिट साइड में है, ठीक है, अगर वो डेबिट साइड में तो हमें लिखना है क्रेडिट साइड में. अगर क्रेडिट साइड में है तो उसको लिखना है डेबिट साइड में विद द नेम रियलाइजेशन अकाउंट. विद द नेम रियलाइजेशन अकाउंट. अब चेक करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, आप वीडियो को पीछे रिवर्स करके या रिवाइंड करके भी देख सकते हो कहाँ पे हमने लिया था. ठीक है, नाउ कैश अकाउंट वी हैव रिटन क्रेडिट साइड में 3 बार. क्रेडिट साइड में 3 बार. सो ऑल राइट, रियलाइजेशन अकाउंट 3 बार. ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में कैश अकाउंट 3 बार मेंशन हुआ था तो 3 बार लिख लो. ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या अमाउंट था, फर्स्ट था डेटर्स का, कितना था 20,425. ठीक है, सेकंड था स्टॉक का 7,000 रुपीज एंड थर्ड था फिक्स्ड एसेट्स का. सो वी रियलाइज फिक्स्ड एसेट वाज 42,000 रुपीज. ये समझ आ गया. सो वी आर डन विद रियलाइजेशन अकाउंट. 3 बार था, वी आर डन फॉर ऑल 3 टाइम्स. ना उसके बाद चेक करो बैंक अकाउंट फिर से 2 बार मेंशन हुआ है. ठीक है, कैश अकाउंट मेंशन हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में 2 बार. सो आई विल राइट हियर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2 टाइम्स. ओके, 2 टाइम्स. फर्स्ट वन जो था वो क्रेडिटर्स को पे किया था हमने 48,000 रुपीज. सेकेंड वन जो था वो था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500. ये क्लियर है? ओके, समझ आ गई है? ओके, अब उसके बाद वी आर डन विद रियलाइजेशन. पहले क्या होता है बैलेंस शीट, फिर क्या देखना है रियलाइजेशन अकाउंट. उसके बाद चेक करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसमें हमने कैश अकाउंट बनाया था. लास्ट बैलेंस चेक करो, हमने कैश अकाउंट लिखा था. लास्ट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट डेबिट साइड में लिखा ना हमने, कैश अकाउंट लिखा ना हमने. तो एस के लिए और एम के लिए, एस के लिए और एम के लिए. सो एसएस कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो एस के कैपिटल अकाउंट से आया हमारा अमाउंट 42,355. ये क्लियर है? एंड देन बाय एम्स कैपिटल अकाउंट. Okay, what is the amount? We got 18,070 rupees. Okay, 18,070 rupees. Now, if we get tally figure दोनों तरफ तो हमारा सम 100% करेक्ट है. अगर टैली फिगर नहीं तो कहीं पे मिस्टेक है. यूजुअली पहले कैश अकाउंट में चेक करना है, उसके बाद हमें रियलाइजेशन अकाउंट में चेक करना है कहीं पे मिस्टेक तो नहीं होगा. ठीक है, अदरवाइज नहीं तो लीव इट इन एग्जाम, डोंट स्क्रैच. जितना आपने कर लिया ठीक है, अगर टाइम है तो फिर से कर लो, नहीं है तो लीव इट. ओके, बट इट शुड गेट टैली फिगर टू यू. ठीक है, तो टैली फिगर हम यहाँ पे मिल जाएगा बिकॉज वी नो वी हैव ऑल द कैलकुलेशंस एंड वी आर गेटिंग 1,09,000. चेक कर लो, टोटल करो, कैलकुलेटर लो, फाइंड आउट द टोटल 1,09,925. 1,09,925. Check कर लो, are we getting the same amount or not? Okay, so we're done with this solution. Thank you so much. Whatever questions are, please write in the comment box so that I can resolve. अगर कहीं पे in case कुछ भी issue है, you did not understand, write in the comment box. I will explain.